Hello, my dear friends. Myself Ritika, your mentor for RBI Grade B examination, and I welcome you all to Adda 24/7. Guys, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता है that RBI Grade B 2023 notification is out. तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है. RBI brings this examination every year to recruit the students for the post of a manager in Reserve Bank of India, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है. आई एम श्योर अगर आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम कब होने वाला है. द डेट इज जुलाई 9th और इसकी नोटिफिकेशन जो है वो मई में ओपन होने वाली है. अभी रिलीज हो गई न्यूज़पेपर में, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो वेबसाइट पर रिलीज होगी मई के फर्स्ट वीक में, मई 9th तक. तो आरबीआई जो है बहुत बढ़िया पोस्ट है. आरबीआई बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता है इस पोस्ट के लिए. बहुत ही बढ़िया पर्क्स मिलते हैं. अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉप पोस्ट में. ये सब आपको पता है ना. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, दैट इज हाउ टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जामिनेशन. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ 4-step अप्रोच दैट यू कैन यूटिलाइज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. आगे बढ़े हम इस वीडियो के तरफ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. देखो, मैं आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दे दूंगी 4 स्टेप्स का कि बस ये फॉर्मूला लगाओ मैथ्स का और आंसर आ जाएगा और आप ऑफिसर बन जाओगे. नहीं, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जाओगे. इस अप्रोच के बिना मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुंचोगे. ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, इतने सालों से जिनके साथ हम टच में हैं, जो कि सही अप्रोच फॉलो ना करते हुए, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी, बहुत हार्ड वर्किंग होने के बाद भी फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में. आप ऐसा ना करो, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है. ठीक है, हम आगे बढ़े. मैं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है. ऑल्सो डू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन. बहुत सारा कंटेंट है जो एब्सोल्युटली फ्री मिलता है आपको. जैसे कि आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स मिलते हैं आपको, जॉब अलर्ट्स, जो भी जॉब्स आती रहती हैं, डेली क्विजेस मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज हों, करंट अफेयर्स के हों, एनीथिंग फॉर प्रैक्टिस. तो ये सब एब्सोल्युटली फ्री है. अगर आपके पास हमारी मोबाइल ऐप रहेगी तो ईजी रहेगा. ठीक है. ऑल्सो अगर आप कोई हमारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल बाय करना चाहते हो, लेट्स से आरबीआई ग्रेड बी का लाइव बैच, जहाँ पे मैं आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज भी हैं, तब भी आपको इस ऐप की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 4-step अप्रोच टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जामिनेशन. राइट. तो गाइज, जो 4-step अप्रोच में सबसे पहला स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. अगर आप ये पेपर देना चाह रहे हैं और आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है पेपर की, तो आप सोच भी नहीं सकते इसे निकालने का. वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो पैटर्न पता होना चाहिए आपको पेपर का. दूसरा, आपको सिलेबस पता होना चाहिए. तीसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होने चाहिए. ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है गाइस, क्योंकि अगर पैटर्न सिर्फ समझ लिया आपने और सिलेबस नहीं देखा तो ये बिल्कुल वैसा होगा कि मैंने ट्रैकिंग करने जाना है माउंटेन पे और मुझे पता है मुझे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है, पर कैसे पहुंचना है वो नहीं मैंने देखा कि वो रास्ता है, बस मुझे ये पता है. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू नो ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो. राइट. तो उसके लिए आप सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि करंट अफेयर्स है. लेट से जीए आती है इस पेपर में, उस जीए में कितना डेप्थ आता है, कितने महीनों का करंट अफेयर्स मुझे करना है, अपॉइंटमेंट अगर किसी की हुई है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे, ये सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू ही पता चलेगा. तो इफ यू आर थिंकिंग कि आप बस तैयारी शुरू कर देंगे, थोड़ा सा आपने पैटर्न पे वीडियो देख लिया, थोड़ा सा आपने देख लिया कि कहाँ पे जो है पेपर कंडक्ट होता है, कैसे होता है, तो बस आपकी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू नो योर पेपर. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है. इसके बाद देखिए, मैं आपको फटाफट से कुछ चीजें बता देती हूँ पैटर्न से रिलेटेड, अगर आपको अब तक नहीं पता है. ऑल्दो डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बट स्टिल टू जस्ट एक्वेंट यू विद. तो ये जो पेपर होता है ना, इसमें 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको. दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और तीसरा इंटरव्यू. तो जो ये वाला है आपका 200 नंबर का पेपर रहता है और आपको क्वालिफाई करना है इसमें बैठने के लिए. यहाँ आपके 3 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच, तो 300 हो गया. और ये होता है आपका फाइनल फिर इंटरव्यू 75 मार्क्स का. ये आपका ओवरऑल पैटर्न है. सिर्फ इतना जानने से तैयारी हो जाती है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होती. आई होप यू नो दिस. कैसे होती है फिर तैयारी, आपको मैं बताती हूँ. देखिए, फेज 1 है जो इसमें जो 200 आपके क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से 4 सब्जेक्ट आने हैं, जिसमें से हाईएस्ट वेटेज हैज बीन गिवन टू जीए सेक्शन. 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स. रीजनिंग है 60, इंग्लिश 30, क्वांट 30. तो देखिए, अब
जनरली आप सुनते हैं कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस पढ़ जाओ बस पेपर की तैयारी हो गई। पर आप देखिएगा यहाँ पे जीए को सबसे हाईएस्ट वेटेज दी गई है, फॉलोड बाय रीजनिंग। क्वांट रीजनिंग इक्वल नहीं है, जबकि क्वांट और इंग्लिश को 30-30 मार्क्स दिए गए। तो ये डिवीजन पता होगा तभी प्रिपरेशन आप उस हिसाब से करेंगे। एक और इस पेपर की जो पेक्यूलियर चीज है स्पेसिफिक टू दिस एग्जाम इज सेक्शनल टाइमिंग, विच मीन्स कि आपको एक सेक्शन करने के लिए स्पेसिफिक टाइम मिलता है। 80 क्वेश्चंस करने के लिए जीए के 25 मिनट हैं, हुए क्वेश्चंस नहीं हुए नहीं पड़ेगा, टाइम खत्म, अगला सेक्शन शुरू। ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्शनल टाइमिंग, जिसमें से जीए में मिलता है 25 मिनट्स, रीजनिंग में 45 मिनट्स यू गेट फॉर 60 क्वेश्चंस, और इंग्लिश और क्वांट में मिलते हैं 25 मिनट्स। तो ओवरऑल 2 घंटे का पेपर है, आपको 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 200 ही मार्क्स के। सेक्शनल कट ऑफ तो रहेगी ही, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी, पूरे 200 में से भी आपको कट ऑफ निकालनी रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो आपने देख लिया पैटर्न, इसके बाद कुछ और चीजें बता देती हूँ आपको जो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि जो आपके कट ऑफ है वो सेक्शनल और ओवरऑल है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है 1/4 की, 0.25 मार्क्स की। और जो फेज 1 है ना गाइज, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल पेपर में ऐड नहीं होते, विच मीन्स आपकी सिलेक्शन के लिए फेज 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। फेज 1 सिर्फ एक फिल्टर पेपर की तरह काम करता है आपको फेज 2 तक भेजने के लिए। फेज 2 का भी मैंने यहाँ पैटर्न डाल दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, बाद में भी देख लीजिएगा, इसको आपको पता होना चाहिए। पहला पेपर है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, अगर तो आप एक बैंक एस्पिरेंट है, पहले आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ी हुई है, दैट मींस फेज 1 आपके लिए आसान रहेगा, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी पढ़े हुए हैं। पर अगर ये सब्जेक्ट्स आपने कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको इन पे ध्यान देना होगा। और कैसे ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि आप सोचें कि अभी मैं फेज 1 निकालूं बाद में मैं फेज 2 की तैयारी करूंगा या करूंगी, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फेज 1 और फेज 2 के बीच में गैप रहता है वो कम है। इस बार जो फेज 1 फेज 2 के बीच में गैप है वो है 21 डेज का। ठीक है, तो जुलाई 9 को आपका फेज 1 होगा और जुलाई 30 को आपका फेज 2 हो जाएगा। तो 20 दिनों में ये सब तैयार नहीं कर सकते, पहले से करके चलना है। कैसे, मैं बताऊंगी आपको। पहले फटाफट पैटर्न देख लो कि ईएसआई में 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है, आधा पेपर एमसीक्यूज, आधा आंसर राइटिंग। फाइनेंस मैनेजमेंट में भी 50-50 की डिवीजन है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा इंग्लिश रहेगा, ऑफकोर्स आपको लिखना रहेगा। और जो इसकी डिवीजन है वो 50-50 मार्क्स की है दोनों पेपर्स में, राइट। टाइमिंग भी उसी हिसाब से दिया जाता है, जैसे 120 मिनट्स मिल रहे हैं आपको 2 घंटे इस पूरे पेपर के लिए, जिसमें से 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव को पेपर के लिए, 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये था आपका फेज 2 का पैटर्न। फेज 2 की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो तीनों पेपर हैं ये एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन एक पेपर दूंगा, नेक्स्ट डे अगला पेपर, या फिर उसके 2 दिन बाद अगला पेपर। नो, ऑल 3 पेपर्स आर कंडक्टेड इन द सेम डे। तो आपको तैयारी एक्चुअली शुरू से करनी है। और जो आपके मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग भी रिलीज होते हैं, 100 हर सब्जेक्ट के। और फाइनल कट ऑफ 300 की भी बनती है, 3 सब्जेक्ट्स है ना क्योंकि आपके। और इंटरव्यू जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो होता है आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, तो स्टेप 2 पे बढ़ने से पहले मैंने आपको आइडिया तो दे दिया पैटर्न का, लेकिन मैं आपको ये फिर बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ पैटर्न जान लेना इनफ नहीं है। आप प्लीज सिलेबस देखिए, अलग से इस पे वीडियो अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप फाइंड आउट करेंगे। ये जरूरी है, अगर ये नहीं किया, सिर्फ ये देख के स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट पेपर चाहता क्या है मुझसे। ठीक है जी, तो ये था पैटर्न की बात, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। अब है स्टेप 2। देखिए, स्टेप 1 में क्या किया आपने, जान लिया पेपर में क्या क्या आता है, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक योर कंपैटिबिलिटी विद द एग्जामिनेशन। कंपैटिबिलिटी पेपर के साथ कुछ नया सा लग रहा होगा, क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो हम चेक करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, पेपर में कहाँ से आ गया। ये भी किसी रिलेशनशिप से कम नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि जितना टाइम जितना एफर्ट देने वाले हो ना इसे, वो शायद ही किसी रिलेशन में दिया हो आपने। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, जब आपने पैटर्न देख लिया, पेपर की रिक्वायरमेंट समझ ली, तब आप समझिए कि क्या आप रियली ये पेपर निकालना चाहते हैं। डू यू रियली वांट टू बिकम एन आरबीआई ऑफिसर एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम सो। क्या रीजन क्या है उसके पीछे का, कितनी शिद्दत से चाहिए ये नौकरी। या फिर ये देखने के बाद में कि अगर ये पेपर आप दे रहे हैं और ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से पेपर देने वाले हैं, क्या वो इस एग्जाम के साथ कहीं ना कहीं सिंक में है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का जैसे मैंने बात की, तो उसका तो फेज 1
बिल्कुल हद तक आरबीआई के ही सिंक में है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी सिंक में है। अलग क्या पढ़ना रहेगा आपको, फाइनेंस मैनेजमेंट, क्योंकि ईएसआई ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, अगर आपने ये नहीं चेक किया तो पेपर की तैयारी करते करते 15-20 दिन 1 महीना लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल फील कंफ्यूज्ड कि क्या देना भी चाहिए मुझे पेपर, मेरा तो होगा नहीं। काफी ज्यादा ना एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है कि इतने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा कहाँ निकलने वाला है। तो ये सब ना हो, अगर आपका वाई स्ट्रांग है कि मुझे पेपर क्यों निकालना है, तो अपने आप आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसलिए जरूरी है इस पे काम करना। उसी का सेकंड स्टेप एक बहुत जरूरी है, जब आप सोच लेते हैं कि हाँ वाई मेरा क्लियर है, तो आपको ढूंढनी है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस। कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो ना कि कौन कौन एरियाज ऐसे हैं जो आपके स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं बैंकिंग वाले अगर बच्चों का लेती हूँ, तो क्वांट आपका स्ट्रांग होगा, रीजनिंग स्ट्रांग होगा, इंग्लिश स्ट्रांग होगा, करंट अफेयर्स भी आपको आते होंगे। वीक कहीं ना कहीं क्या हो सकता है आपका, वो सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े नहीं है, फाइनेंस मैनेजमेंट, ईएसआई का स्टैटिक पार्ट। तो ये अगर आपको क्लैरिटी रहेगी शुरू से, तो आप प्लान भी फिर उसी हिसाब से करोगे अपनी तैयारी को, राइट। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान जो मैंने आपको बताया है कि चेक कीजिए अपनी कंपैटिबिलिटी। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमने पैटर्न देखा है ना, हमने रिक्वायरमेंट समझी। अब जरा ये देखें कि पेपर का लेवल क्या है, पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, ताकि आपको स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पिछले साल की कट ऑफ लिखी है, सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल। तो जीए में देखिए 80 मार्क्स में से कट ऑफ थी 12 नंबर, रीजनिंग में कितनी थी 9 नंबर 60 में से, क्वांट में आउट ऑफ 30 इट वाज 4.50, इंग्लिश में ऑल्सो इट वाज 4.50 30 में से। तो आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो कम ही कट ऑफ है, बहुत इजीली निकल जाती होगी। लेट मी टेल यू, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा आता है, प्लस एक जब आप पेपर घर बैठ के सॉल्व करते हो तब ये सोचना मेरा पेपर में इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। दूसरा, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ प्रेशर एरिया, जहाँ इतने सारे बच्चे कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं, वहां पे 2 घंटे में आपको क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करना सेक्शनल टाइमिंग के साथ में, वो होता है फैक्टर जो कट ऑफ को कम करवा देता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो 63.75 वाज द ओवरऑल कट ऑफ आउट ऑफ 200। तो चारों सेक्शन की कट ऑफ ये, और ये थी आपकी ओवरऑल कट ऑफ। ये मैंने फेज 1 के लिए इसलिए डाली है ताकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो आप डरो नहीं, पेपर्स देख के आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ ला पाओ और उसी से रिलेट करके अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, अच्छा जी, ये जनरल कैटेगरी की है बच्चे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी की है वो बाकी रिजर्व कैटेगरी से हमेशा ऊपर रहती है, इसलिए जनरल की यहाँ पे डाली है। अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा ऑल दो, पर अगर इतने आ जाते हैं तो बाकी कैटेगरीज की तो कट ऑफ निकल ही जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर चुके हैं पेपर के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मेक अ प्लान कीपिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन माइंड। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं इस पेपर को देने का, कैसे करोगे? पहले पेपर को समझा अच्छे से, उसकी हर रिक्वायरमेंट को। दूसरा, आपने क्या किया? अपनी कंपैटिबिलिटी चेक की, अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, कहाँ नहीं हूँ। उसके बाद आप बनाएंगे एक प्लान। वो प्लान कैसे होगा? मैंने यहाँ 2 चीजें मेंशन की हैं। अगर आप क्यूआरई में अच्छे हैं तो आपको क्या करना होगा? अब से लेके जुलाई 9 तक एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए फेज 1 और फेज 2 की, इनिशियल 30 डेज से 40 डेज के लिए। अगर आप अच्छे हैं, आपने पहले क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का कोई भी पेपर दे रखा है, क्योंकि देखो बेसिक्स तो आपके क्लियर ही है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम बताएंगे कैसे कीजिएगा आप। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखिए, जिसका मतलब है फेज 1 भी पढ़ेंगे आप, फेज 2 भी पढ़ेंगे। क्योंकि देखो इतना तो ये पेपर चाहता है, आपकी एफर्ट तो लगेगा इस पेपर में, क्योंकि देखो वो ऑफर क्या कर रहा है आपको, लाइफ सेट हो जाती है इफ यू बिकम अ मैनेजर एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी करियर की स्टार्टिंग में। तो आप शुरू में 30 to 40 डेज दीजिए बाकी सब्जेक्ट्स को भी, क्यूआरई के साथ साथ में और करंट अफेयर्स के साथ में, और उसमें भी आपको फोकस करना है एफएम स्टैटिक की पूरी कवरेज पे, और ईएसआई में स्टैटिक और करंट दोनों करना है। तो स्टैटिक और करंट इसलिए करना है क्योंकि ईएसआई में स्टैटिक की वेटेज कम रहती है, इसलिए हम करंट भी करेंगे, और वो आपके फेज 1 में भी काम आता है, क्योंकि जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस का ही तो पार्ट है ना। कोई भी नई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, हम कह देते हैं वो सोशल इश्यूज का पार्ट है ना, लेकिन वो जनरल अवेयरनेस का भी तो पार्ट है। इसलिए जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे फेज 2 के लिए, वो फेज 1 के काम आएंगे, इसलिए दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब ये सब आप फॉलो करते रहेंगे तो उसके बाद में जो लास्ट का 1 मंथ रह जाएगा आपका, जून से स्टार्ट करके, आप सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि उसकी ड्यू तैयारी हमें चाहिए। और जब आप ये कर रहे होंगे तो आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, आप रिविजन भी बहुत सारी करेंगे। ठीक है, ये उनके लिए था जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अच्छे हैं। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि मैम मैं तो आई एम नॉट गुड इन दैट, मैंने तो स्क्रैच से तैयारी शुरू करनी है आरबीआई की, मुझे अब बताओ। ये अज्यूम मत करो कि मेरे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है,
तब आप क्या कीजिए, आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे फेज 1 पे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर पहला ही स्टेज नहीं निकला तो फिर हम बाकी के स्टेजेस का क्या करेंगे। लेकिन साथ में आप शुरू के 25 से 30 दिन सिर्फ और सिर्फ एफएम स्टैटिक पे फोकस कीजिए, ईएसआई को टच भी मत कीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे वो ठीक है, आपके बढ़िया रहेंगे, लेकिन इस पे आप टाइम दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप रोज के 7-7, 8-8 घंटे सिर्फ एफएम पढ़े, 2 से 3 घंटे आप एफएम पे दीजिए, ताकि जब आपका फेज 1 निकल जाए और आप सिंसियरली पढ़ेंगे तो पक्का निकलेगा, तब आप ब्लैंक ना हो कि अब मैं कैसे कवर करूं सब कुछ। तो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आपको करना रहेगा एफएम स्टैटिक भी कवर शुरू के 1 महीने में। और अगेन जब लास्ट के दिन बचेंगे तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा 45 to 50 डेज का फेज 1 को। इधर आप 1 महीना में देते चलता, यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, पर आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर तब निकाला है जब उन्होंने तैयारी शुरू की थी नोटिफिकेशन के बाद, पर वर्ड ऑफ काउशन बहुत मेहनत की है उन बच्चों ने। बहुत मेहनत का मतलब है कि ये जो प्लान मैं बता रही हूँ इसको रिगरसली फॉलो करने में ना जान निकलती है, क्योंकि डेली बैठ के पढ़ना, डेली रिवीजन करना, डेली मॉक टेस्ट लगाना, और जब आपके मन में डर चल रहा है कि पता नहीं ये पेपर होगा भी कि नहीं होगा, मेरे से क्रैक होगा भी या नहीं होगा, उस सबको ओवरकम करके पढ़ाई करते रहना। आप मानते हैं ना सारा खेल यहाँ का होता है, उस सबको ओवरकम करके भी पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो क्विक टिप्स फटाफट मैं दे देती हूँ आपको। जब आप ईएसआई की तैयारी करेंगे जो कि फेज 2 में आता है, तो 80% पेपर तो आपका करंट अफेयर से आता है, 20% है जो स्टैटिक से आता है आपका पेपर। स्टैटिक के लिए आपके पास है ये कुछ बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि बेटर रहेगा आप किसी लाइव कोर्स में एनरोल कर लें, या फिर कोई मटेरियल किसी से ले लें, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जानकर, कोई भी नोन हो सकता है, क्योंकि उससे आपका टाइम बच जाएगा। आपके पास रेडी मटेरियल है, बस आपको वो पढ़ना है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इन बुक्स में से आपको निकालने हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस की कवरेज ही कम है, आता ही 20% है पूरे पेपर में से, तो हम पूरी किताब क्यों पढ़ें, है ना। तो क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे रमेश सिंह में। सिलेक्टिवली आप पढ़ लीजिएगा। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, ये आपको सिर्फ सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग देगी, इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ठीक है, और जो ईएसआई के करंट अफेयर्स है मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो आपके रिपोर्ट्स हैं जो भी रिलीज की जाती हैं, यूनियन बजट हो गया आपका, या फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कोई भी समिट्स हो रहे हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं, सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको वो भी करने रहेंगे। वो सब आप वैसे भी करंट अफेयर्स में करते ही हैं। एक टिप मैं और दे देती हूँ, ESI 24/7 ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है हमारे अड्डा 24/7 बैंकिंग रेगुलेटरी चैनल पे, जो हमारा रेगुलेटरी बॉडीज का चैनल है उस पे। तो हर शाम 8 बजे हम लाइव आते हैं और ईएसआई के सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आप वहां पे जा सकते हो इसको देखने के लिए, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये होगी जी ईएसआई की बात। अब आते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट पे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट जो है उसमें 80 to 90% आपका स्टैटिक ही आता है, बाकी करंट अफेयर्स आता है। तो इसका मतलब है कि जो सिलेबस है फाइनेंस मैनेजमेंट का, आपको उसे बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना है। ठीक है, जब आप प्रिपेयर करते हैं अपने सिलेबस कवरेज पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, हो सके तो थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग में क्यों बोल रही हूँ कि जो भी पढ़ा बस उसको टाइप करके देख लिया कि मेरे को आ रहा है ना इसको टाइप करना, मैं रिवीजन मेरी हो पा रही है ना, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी आपके बाद में काम आएंगी जब फेज 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक तो आप कर लेंगे जी, अगेन आप किसी कोर्स में जाइए, क्योंकि इसके लिए कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारी बुक्स में से अलग अलग चैप्टर्स उठाने पड़ते हैं, तो या तो किसी से कंटेंट लीजिए, उनके नोट्स लीजिए, या फिर बैच में एनरोल कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो कैसे करंट अफेयर्स आते हैं, आरबीआई के नोटिफिकेशंस और आरबीआई की सर्कुलर्स, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो साल में 2 बार आती है, इट्स अ बाय एनुअल रिपोर्ट, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे मेंशन किया गया है सिलेबस में, आरबीआई की स्पेसिफिक रिपोर्ट है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, ये सब मिला के बन जाता है आपका करंट अफेयर्स। तो अगर तो कोई कोर्स है तो वहां पे ही कराना चाहिए आइडियली कवर। अगर नहीं है लेट्स से आपके पास कोर्स, तो आप कहां से कवर कीजिए इसे, न्यूज़पेपर से बेस्ट रहता है। रिपोर्ट्स को आप न्यूज़पेपर से कवर कीजिए, ढूंढ के अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको सबसे रिलायबल कंटेंट एक तो वहां मिलेगा और जल्दी भी कवर करोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जाती हैं। ठीक है, दैट वाज माय टिप फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट। एक मैंने प्लान भी यहाँ पे आपको बना के दिया, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास प्लान होना चाहिए अपना। तो आप क्या कीजिए, जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे आप शुरू करेंगे जब तैयारी को, तो आप क्या करेंगे, एफएम स्टैटिक को फॉलो करेंगे,
सबसे पहले तो जरूरी है ना, साथ में अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश उठा रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप गुड हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, तो या तो आप पर सब्जेक्ट उठा लीजिए कि मैंने 15 दिन में एक सब्जेक्ट उठाना है क्वांट का, अगले 15 दिन में रीजनिंग, अगले 15 दिन में इंग्लिश, ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर अगर आप चाहें तो इसको डिवीजन चेंज कर सकते हैं टाइम की, पर सब्जेक्ट स्लॉट्स ऐसे बुकिंग होनी चाहिए। FM स्टैटिक है तो जो पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करके देखिए, क्वांट कीजिए, रीजनिंग कीजिए, और साथ में आपको अपना इंग्लिश भी करना है। देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ये कह सकती हूँ कि आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, इंग्लिश पे फोकस करो और राइटिंग, आंसर राइटिंग, इस कंटेंट पे फोकस करो। जब करोगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अपने आप ही निकल आएगा। तो ये है आपका शुरू में जो आप फॉलो करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि शुरू के 15 डेज टू 20 डेज का प्लान रहेगा आपका। ये जो यहाँ पे मैंने एडिटोरियल्स लिखा है हिंदू और लाइव मिंट का, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप जब कभी ट्रैवल कर रहे हैं, व्हेनेवर यू गेट टाइम, तो आप एक बारी मोबाइल ऐप में खोल के फटाफट एडिटोरियल्स रीड कर लिया करो, लाइव मिंट के, द हिंदू के, बिजनेस स्टैंडर्ड के भी हो सकते हैं। उसमें ये नहीं सोचना आपने रीड करते हुए कि मुझे याद करना है ये सब, आपने सिर्फ इसलिए उसको रीड करना है कि चल क्या रहा है, मुझे अपडेटेड रहूं मैं इन चीज़ों से। क्योंकि अगर आप अपडेटेड रहेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस ऑफ आवर कंट्री, या फिर जो हमारी इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चल रहा है, तो आपको बाकी चीज़ें समझने में ईजी हो जाएंगी, जो स्टैटिक पार्ट है वो भी। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो काम आता ही है। तो पहला आपका स्लॉट 1 ये है। जब ये हो जाएगा आप ESI पे आ जाइए। जब आप गुड हैं, ESI में मैंने बताया रिपोर्ट्स और स्कीम्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स आप पढ़ते रहिए, और लेट्स अज्यूम कि आप क्वांट के बाद रीजनिंग कर रहे हैं, और इसकी रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब ये लिंक बनेगा आगे कि 2 कवर कर लिए आपने, FMB और ESI भी, तो अब आप कीजिए उन दोनों की रिवीजन। करंट अफेयर्स करते रहेंगे आप, जिसमें आएगा GA, रिपोर्ट, स्कीम्स और पिछली सारी रिवीजन, और मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए। देखिए मॉक टेस्ट जो है आप फेज 1 के लगाइएगा, और जब आपका 1 महीना रह जाएगा पेपर का, तब से आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। और अगर आपको तब कॉन्फिडेंस आता है पेपर से 1 महीना पहले कि अब मैंने अपने सिलेबस को कवर कर लिया है FM के, थोड़ी मुझे आंसर राइटिंग भी आ गई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कुछ मॉक टेस्ट आप फेज 2 के भी लगा लीजिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ये मैं PDF शेयर करवा दूंगी आपके साथ, ताकि आपको ये टाइम टेबल इजीली मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आप अपना प्लान भी बना सकते हो खुद का, जितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं उनको एक चार्ट में डाल लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि देखिए ये आपके ऊपर है, आपको बेहतर पता है आपका क्वांट अच्छा, रीजनिंग अच्छा, इंग्लिश अच्छा है नहीं है ना। या आपने हो सकता है ESI पहले पढ़ा हो सकता है आपने किसी प्रिपरेशन की हो, UPSC की या स्टेट सिविल सर्विसेज की, तब आपने वहां पे पढ़ा हो, या आपने किसी इरिडाई की प्रिपरेशन की हो तो आपने मैनेजमेंट वहां पढ़ा हो। तो आप प्लीज अपना प्लान तैयार कीजिए स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी, वही काम आएगा अल्टीमेटली आपके। और अब आ जाते हैं हम लास्ट चीज पे, दैट इज स्टिक टू द प्लान। तो गाइज आपने सबसे पहले पेपर को समझा, उसकी एक एक रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपने उस पेपर के अगेंस्ट खुद को देखा कितने कंपैटिबल हैं आप, उसके बाद फिर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख के प्लानिंग की, है ना। मैंने आपको आइडियाज दिए हैं कि कैसे आप FM में सिर्फ स्टैटिक पे फोकस कीजिए, ESI में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़िए, बाकी जो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको आप डिवाइड कर सकते हो एक मंथ के पीरियड में कि मुझे कितने समय ये करना है, और साथ साथ में अपनी स्टैटिक सिलेबस की कवरेज करनी है। और जब आप प्लान को बना चुके हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ना प्रॉब्लम आएगी, ये क्रूशियल है, क्योंकि हम सब कर लेते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने की दिक्कत आती है ना, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू होती है। तो हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है जो हमने देखा है। उसमें क्या है, मॉक टेस्ट है, आपको फेज 1 के 30 से 35 मॉक टेस्ट लेने ही हैं। और मॉक टेस्ट लेने का मतलब क्या है, रिवीजन करनी है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट लिया है, ठीक है, उसमें आपके GA के 80 क्वेश्चंस रहेंगे, GA के फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। तो अगर आपने 30 मॉक टेस्ट कर लिए, तो आप देख रहे हैं आपने GA के कितने क्वेश्चंस कर लिए, 2400। और अगर आप 2400 क्वेश्चंस रट के जाएंगे ना मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद, इनमें से क्या आपका पेपर नहीं निकलेगा? आई कैन गारंटी यू निकलेगा। अगर पढ़ रखा आपने पहले से तो पक्का निकलेगा, क्योंकि MCQs आपको याद रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल रिविजन्स आप करते रहिए, जो मैंने आपको कहा है, जो भी पढ़ते जा रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू भी, और अपने नोट्स जो आप पढ़ते हुए बनाते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, या नोट्स मिल जाए अगर आपको, लेट से आप बैच में एनरोल करते हैं या किसी से ले लेते हैं नोट्स, तो वो वाले नोट्स पढ़ते रहिए। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक पर्सनल टाइम टेबल फॉलो करें, विच इंक्लूड्स योर रूटीन, व्हाट टाइम यू वेक अप, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आप वॉक करने जाते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब आप वॉक या कुछ एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई जब आपने 3 घंटे का स्लॉट लगा लिया, फिर आप उसके बाद अपना खाना खाते हैं, उसके बाद आप फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हैं, देन यू टेक रेस्ट। ऐसे करके एक अपना टाइम टेबल बना लो।
वर्किंग हो तो ऑब्वियसली वर्किंग कैंडिडेट्स को भी समय निकालना पड़ेगा, शाम का समय रहेगा जॉब से आने के बाद, और जॉब के बीच में थोड़ा समय चुराना पड़ेगा वीडियोस देख के, कुछ अपने नोट्स पढ़ के। और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको करना रहेगा और ज़्यादा अच्छे से फॉलो, क्योंकि जो बच्चे फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, जबकि वो ज़्यादातर समय एंग्जाइटी में खो देते हैं कि पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं, क्या मैं पेपर दूं या नहीं, कोई और पेपर की तैयारी कर लूं, उसकी नोटिफिकेशन आ गई क्या वो शुरू कर दूं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट के बारे में सोचते रहने से नहीं, फॉलो करने पे, अपना टाइम टेबल, अपनी रूटीन, एक प्रोसेस फॉलो करने से जब वो परफेक्ट हो गया ना, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। दैट इज इट गाइज। आई रियली होप आपको ये वीडियो काम आया। अगर आपको ये वीडियो काम आया तो प्लीज मुझे लिख के बताइएगा, और कोई डाउट है तभी आप लिख के बताइए, हम जरूर आपके कॉमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको डेली लाइव आके पढ़ाते हैं, और जैसे मैंने कहा मैं आपको ESI स्टैटिक पढ़ाती हूँ, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू ESI, तो आप प्लीज़ Y754 कूपन कोड यूज़ कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।